नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो प्लैनेट अम्बाला से मैं पंडित गगनदीप शर्मा आपका अपनी नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि बॉलीवुड के एक बहुत ही अच्छे अदाकार सुशांत सिंह राजपूत उन्होंने सुसाइड कर लिया। बहुत ही दुखद घटना है। एक वर्ल्ड की जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है वर्ल्ड की, उसने शोध किया है कि दुनिया में 51% लोग किसी न किसी मानसिक बीमारी से, टेंशन से, तनाव से, डिप्रेशन से, किसी न किसी तरह की मानसिक बीमारी से पीड़ित है। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक उसी के ऊपर है, क्योंकि ये वीडियो बनानी आज के हिसाब से बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन ये क्या बीमारियां हैं और इनसे कैसे निकला जाए। तो उसी के बारे में आज की हमारी ये वीडियो है। हम आपको बताएंगे कि क्या क्या किया जा सकता है अगर कोई आदमी डिप्रेशन में है, टेंशन में है, तो क्या क्या करके इस चीज़ से बाहर आ सकता है और अपने जीवन को सुखमय तरीके से जी सकता है। और बात करेंगे ज्योतिषीय कारण क्या क्या हैं, उनके ऊपर भी विचार करेंगे। तो आज की हमारी इस वीडियो का टाइटल है, जैसा कि आपने पढ़ लिया होगा लिखा हुआ, कि डिप्रेशन से, तनाव से हमें कौन बचा सकता है। तो अगर तो इसको हम लंबी कर सकते हैं वीडियो को, तो बहुत इसमें गहराई है वीडियो के अंदर, तो इसलिए मैं ये वीडियो थोड़ी लंबी बनाने की इच्छा रखता हूँ। इसको आपको मैं पूरे हर पहलू से इसके बारे में आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये जो सुसाइड केसेस हैं, तो 51% लोग, जो वो संस्था बता रही है वर्ल्ड वाइड, 51% पॉपुलेशन किसी न किसी तरह की मानसिक बीमारी से ग्रसित है। अब 51% को अगर हम छोड़ दें तो बाकी कितना बचा, 49%। तो उसमें बच्चे भी हैं, उसमें जवान भी हैं। तो इसका मतलब सिर्फ बच्चों को और जवान जो कुछ लोग हैं 17-18 साल की उम्र तक, उनको छोड़कर लगभग हर कोई एक किसी न किसी तरह की मानसिक बीमारी का शिकार है। तो दोस्तों, इसके कारण क्या हैं उसको हमें समझना होगा। क्योंकि मैं देखता हूँ कि मानसिक बीमारियों और डिप्रेशन, टेंशन के नाम पर बहुत सी मोटिवेशनल स्पीकर्स की दुकानें चल रही हैं। बहुत से गुरु हैं, वो अपनी दुकानें चला रहे हैं सिर्फ टेंशन और डिप्रेशन के ऊपर बात करके। जबकि सच्चाई ये है, मैं तो लगभग, मेरी आदत है, मैं हर चीज़ को ना स्वीकार करता हूँ, मैं किसी का विरोध नहीं करता। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि कहीं भी जाते हैं किसी गुरु का विरोध करेंगे शुरू में ही। मेरी आदत है, मैं हर चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ, हर गुरु को सुनता हूँ, हर मोटिवेशनल स्पीकर को सुनता हूँ और फिर पूरा एनालिसिस करता हूँ उसका। तो मैंने देखा बहुत से गुरु हैं, बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो ये तनाव और दिमागी बीमारियां और परेशानियां और मन की जो परेशानियां हैं लोगों की, उन पे खूब धंधा कर रहे हैं, खूब यूट्यूब पे उनको माल मिल रहा है, खूब उनको उस चीज़ से उनको फ़ायदा हो रहा है। जबकि सच्चाई ये है कि बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर, बहुत सारे जो गुरु हैं, वो खुद इस तरह की प्रॉब्लम्स में उलझे हुए हैं। तो मैं बिल्कुल साफ साफ बात करता हूँ। तो पहले तो अब मैं आपको बता दूं कि ओशो, मैं ओशो का फॉलोअर मानता हूँ, अपने आप को ओशो का शिष्य मानता हूँ। तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जब भी कभी जीवन में आपके ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आदमी को लगे कि अब सुसाइड ही एकमात्र रास्ता है, तो आप मेरे कहने से, कृपया करके मेरी विनती से आप ओशो को पढ़ना शुरू करें। क्योंकि ओशो एकमात्र ऐसे साफ स्पष्टवादी
एक गुरु हैं, एक इंसान है जो बिल्कुल सीधा बोलते हैं, जो बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बोलते हैं। और ओशो के बोलने से आपको मैं इतनी गारंटी देता हूँ कि अगर आपको ऐसी स्थिति में कोई फंसा है और वो ओशो को पढ़ता है तो इतनी तो गारंटी है कि अब वो, मैं नहीं कहता उसकी जीवन स्वर्ग हो जाएगा, लेकिन मैं इतना तो ज़रूर गारंटी दावे से कह सकता हूँ कि जो आदमी सुसाइड के चक्कर में, टेंशन, तनाव में है, अगर वो ओशो को पढ़ेगा, सुनेगा, समझेगा तो वो सुसाइड तो कभी भी नहीं करेगा। एक बात हमेशा याद रखना, मैं ओशो की बात कर रहा हूँ, ओशो सन्यासियों की बात नहीं कर रहा हूँ। आपने ओशो को पढ़ना है। ओशो के आगे जो गुरु बने बैठे हैं, आगे जो सन्यासी हैं, उनके चक्कर में मत फंसना। वो खुद डिप्रेशंस के शिकार हैं, टेंशन्स के, तनाव के। क्योंकि मैं बहुत गया हूँ ओशो के वहाँ, मैंने देखा मोस्टली ओशो के जो सन्यासी आते ही टेंशन, डिप्रेशन वाले ही मरीज ही ओशो के सन्यासी ज़्यादातर बनते हैं। जब मैं गया था मेरे को भी काफ़ी टेंशन्स थी, इसीलिए गया था मैं वहाँ। तो कहने का मतलब है कि ओशो को सुनो, ओशो के सन्यासियों की मत सुनना, ओशो के विचार पढ़ो। अब मैं आपको बताता हूँ इसके ज्योतिषीय कारणों के बारे में। आगे चलते हैं वीडियो में। ज्योतिषीय कारण क्या हैं उसके बारे में जानते हैं, तनाव के, और किन किन को ज़्यादा खतरा रहता है तनाव का, और ये सुसाइडल टेंडेंसी किन किन को होती है, और ये क्या होता है, और इससे हमें कौन बचा सकता है। तो अब सबसे पहले ज्योतिषीय कारणों की अगर हम बात करें तो चंद्रमा मन का कारक होता है और राहु होता है बहुत ज़्यादा सोचने का कारक। तो अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा और राहु खराब स्थिति में है तो आपको टेंशन होएगी, तो आपको डिप्रेशन ज़्यादा होएगी औरों के मुकाबले, टेंशन ज़्यादा होएगी औरों के मुकाबले। सबसे ज़्यादा अगर हम 12 राशियों की बात करें, अगर आपकी जन्म राशि तुला है, तुला राशि वालों को बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, तनाव रहता है। तो अगर आपकी राशि तुला है, साथ में राहु और चंद्रमा भी खराब है, तो आपको राहु के और चंद्रमा के उपाय करने चाहिए और अपने जीवन को एक बेहतर तरीके से रीअरेंज करना चाहिए। क्योंकि राशि के हिसाब से अगर आप चलोगे तो टेंशन और तनाव में जाओगे। दूसरी राशि है कन्या। कन्या राशि वालों को बहुत ज़्यादा तनाव रहता है। अगर हम एक मोटा सा एक्सपेरिमेंट कर लें कि जब भी आप किसी साइकेट्रिस्ट के बाहर जाओगे तो आपको, मेरे ख्याल से, ये मेरी सोच है कि पहले नंबर पे तुला राशि, दूसरे नंबर पे कन्या राशि, तीसरे नंबर पे मिथुन राशि और चौथे नंबर पे कर्क। ये 12 में से ये 4 राशियां हैं। नंबर पहले पे तुला, दूसरे पे कन्या, तीसरे पे मिथुन और चौथे पे कर्क राशि, जिनको बहुत ज़्यादा तनाव, टेंशन, डिप्रेशन ऐसी प्रॉब्लम्स रहती हैं। ओवर थिंकिंग की समस्या रहती है। मानसिक रूप से बीमारियां जो ज़्यादा हैं वो इन 4 राशियों को ज़्यादा होती हैं। और ग्रह कौन कौन से हैं? चंद्रमा, राहु। अगर चंद्रमा और राहु आपके ख़राब हैं तो आपको टेंशन, तनाव, डिप्रेशन, मानसिक ओवर थिंकिंग, ये इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको ज़्यादा रहेंगी। तो दोस्तों, और योग कौन कौन से आपकी कुंडली में खतरनाक जो योग हैं, अगर किसी कुंडली में चंद्र और राहु ग्रहण योग पड़ा हुआ है, चंद्र और केतु का ग्रहण योग पड़ा हुआ है, क्योंकि चंद्र राहु इकट्ठे हो जाएं तो मन पे राहु का पूरा प्रभाव जुड़ गया। चंद्रमा मन है, राहु सोचना है। और चंद्र केतु, राहु का ही पार्ट है केतु भी, तो चंद्र केतु, चंद्र राहु और चंद्र शनि और मंगल राहु, अगर ये ग्रह इकट्ठे हैं तो आपको मानसिक दिक्कतें, मानसिक परेशानियां, मानसिक समस्याएं ज़्यादा हो सकती हैं। उसके अलावा अगर आपकी कुंडली में मंगल शनि इकट्ठे हैं तो आपको थोड़ी सी सोचने की समस्या हो सकती है। तो दोस्तों, ये हैं ज्योतिषीय कारण, जो मेन ज्योतिषीय कारण हैं। तो आइए अब आपको हम बताते हैं कि ये चीज़ें हैं क्या, इसका कारण क्या है और इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसमें कई वर्ड आते हैं, जैसे ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग डिप्रेशन नहीं है, टेंशन नहीं है, ज़्यादा सोचना, वो एक अलग चीज़ है। दूसरा है इसमें
डिप्रेशन होता है कि कोई आदमी का जो माइंड है वो पीछे का ज़्यादा सोचता है, जो बीत गया उसके साथ अगर आदमी उसी में जीता रहेगा तो उसको डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। और एंजाइटी क्या होती है कि अगर आदमी आगे का ज़्यादा सोचता है, जो भी समय आना है उसके बारे में ज़्यादा चिंता करता है, तो उसको बोलते हैं एंजाइटी। तो और अगर कोई आदमी हर समय अपने काम में या अपने समाज में टेंशन यानी तनाव में रहता है, जब हम बात करते हैं तो इसमें बहुत सी तरह की इनकी दिक्कतें हैं। ये जैसे कोई है वो ताला लगा के बार बार उसको चेक करना, बहुत अपने आप को हर कहीं से भी हाथ लगाना तो बार बार अपने आप को सफाई का ध्यान रखना, बाथरूम में जाके 2-2 घंटे निकलना ही नहीं, नहाते रहना, ऐसी बहुत सारी मानसिक दिक्कतें होती हैं। आपको यूट्यूब पे पता चल जाएगा, ये बहुत तरह की बीमारियां हैं मानसिक। तो मोस्टली मेरे हिसाब से हर बंदे को कोई ना कोई मानसिक दिक्कत होती ही है। तो दोस्तों आज हम बात करने जो मेन वीडियो का मोटिव है वो यही है कि इसमें बात करेंगे कि इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह से हम इस चीज़ से बच सकते हैं। तो अगर आप ज्योतिष के हिसाब से देखो तो अगर आपका चंद्रमा खराब है कुंडली में तो आप प्योर सुच्चा मोती ज़रूर धारण करें, क्योंकि उसको पहनने से आपका मन थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है। चांदी ज़रूर पहनें। अगर आपका राहु और चंद्रमा खराब है तो चांदी ज़रूर धारण करें, सुच्चा मोती ज़रूर धारण करें, चांदी का चकोर टुकड़ा अपने पास रखें। और दूसरा आप क्या कर सकते हो कि आपको ध्यान करना है, मेडिटेशन। दिन में कम से कम 10 मिनट आधा घंटा ध्यान करना शुरू करें। ध्यान का मतलब होता है बिना आपने आंखें बंद करके बैठ जाना है, किसी चीज़ के बारे में सोचना नहीं, किसी की चीज़ के बारे में विचार नहीं करना, सिर्फ आंखें बैठ के स्टिल बैठ जाना, शांति से बैठ जाना। और हमारे दिमाग में ना 60,000 विचार आते हैं दिन और रात में। दिन में आते हैं विचार, रात को सपनों के रूप में आते हैं। तो उन विचारों को जितना आप देखना शुरू करोगे, जितना आप उनको शांत करते जाओगे, उतने आपको किसी भी तरह की मानसिक परेशानी नहीं रहेगी। और क्या किया जा सकता है, आप आयुर्वेद का सहारा ले सकते हैं। आयुर्वेद में इसके लिए ब्रह्मी बूटी का सेवन करें, उससे भी मानसिक रोगों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। उसके अलावा आप बादाम भिगो के सुबह खाएं, तो बादाम खाने से भी माइंड को बड़ी स्ट्रेंथ मिलती है। योग के अंदर अनुलोम विलोम करें 15 मिनट रोज़, जिससे कि आपके दिमाग को पूरी ऑक्सीजन मिले। पूरी ऑक्सीजन मिलने से दिमाग को भी दिमागी बीमारियां कम होती हैं। एक है हमारी कपालभाति। देखिए कपालभाति तो इतना मज़ेदार शब्द है कि शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। कपाल बोलते हैं सिर को और भाति बोलते हैं प्रक्रिया। तो यानी सिर के नाम से जो है हिलाते इसमें पेट है, तो लेकिन ये इसीलिए कपालभाति हमारे ऋषियों ने इसका नाम रखा, क्योंकि इससे जब हम कपालभाति करते हैं तो माइंड को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है। तो ऑक्सीजन जब माइंड में जाएगी तो माइंड में केमिकल जो रिलीज़ करता है हमारा माइंड, उस केमिकल को, जैसे डोपामाइन एक केमिकल होता है जो हमें खुशी फील करा देता है, एक सैड जब हम होते हैं वो भी केमिकल्स होते हैं। तो अगर हम हमारे दिमाग को पूरी ऑक्सीजन मिलेगी, ताज़ी हवा पूरी मिलेगी ज़्यादा मात्रा में, तो जो अच्छे केमिकल्स हैं वो ज़्यादा रिलीज़ करेगा माइंड, और जो ख़राब केमिकल्स हैं वो कम रिलीज़ करेगा। तो योग करना बहुत ज़रूरी है दिमाग के लिए। योग में आप अनुलोम विलोम, प्राणायाम, कपालभाति और भस्त्रिका, ये योग आसन करें जिनको भी ये ज़्यादा दिक्कत रहती है। और क्या कर सकते हैं आप, आयुर्वेद में ब्रह्मी बूटी बताई मैंने आपको, बादाम खा सकते हैं। उसके अलावा आप होम्योपैथी की कोई दवा ले सकते हैं, जो वो भी काफ़ी हद तक अच्छी रहती है इस सिचुएशन में। तो दोस्तों और भी जब हम इसमें देखो, अगर ये वीडियो बनाएं तो ये बहुत लंबी जा सकती है,
कि लेकिन मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिर्फ उपचार और इससे बचने के तरीके बताए जाएँ। तो ज्योतिष का हमने बताया आपको, आयुर्वेद का बताया कि आयुर्वेद में क्या क्या इसके लिए उपयोग किया जाता, योग में बताया और ध्यान में भी बताया। तो ध्यान के अंदर अगर आप थोड़ा ओशो का डायनेमिक मेडिटेशन आता है, वो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है टेंशन डिप्रेशन के लिए। तो जितना सांस के ऊपर आप काम करोगे तो वो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद रहेगा इस तरह की सिचुएशन के लिए। उसके बाद है समझ। अगर आप कुछ भी करने में असमर्थ हैं तो आपको एक अच्छी समझ विकसित करनी होगी। मन से आपको एक मन से मुक्त होने की एक समझ आपने विकसित करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको दो और सूत्र हैं, ध्यान के ही सूत्र हैं, कि एक होश और साक्षी भाव। जब आप कुछ करो तो उसमें होश रखो, और जब आपके साथ कुछ हो तो साक्षी भाव रखो। और तीसरा है स्वीकार। पहला है होश, दूसरा है साक्षी भाव, तीसरा है स्वीकार। होश का मतलब क्या होता है कि जो भी आप कर रहे हो उसको पूरे होश से करो, क्योंकि जब आप कोई भी काम को पूरे होश से करोगे तो आपको दिमागी दिक्कतें आ ही नहीं सकती। होश का मतलब होता है कि जो भी हम करते हैं उसमें पूरा अपने आप को इंक्लूड करके चलना है। जैसे उदाहरण के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे हम बाइक चला रहे हैं, तो आपने कभी नोटिस किया हो कि आप ऑफिस से निकले हो और बाइक चलाते चलाते आप घर पहुंच गए, और कई बार आपको बीच में एकदम याद आता है कि मैं बाइक चला रहा हूं, कहीं ब्रेक मारने पड़ जाए तो एकदम चौंक के ब्रेक मारते हो आप। कई बार हम भूल ही जाते हैं, पूरा रास्ता हमें पता ही नहीं रहता, घर जाके सीधा ब्रेक अपने आप लग जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि ये माइंड सिस्टम, क्योंकि माइंड में मेमोरी और माइंड में एक सिस्टम सेव रहता है। कभी भी आप देख लेना, जब आप बाइक लेके किसी नई जगह जाओगे तो आप पूरे होश में जाओगे, लेकिन जब आप बाइक लेके अपने घर जा रहे हो ऑफिस से, तो आप रास्ते का कुछ भी आपके ध्यान नहीं रहेगा, क्योंकि आप बेहोशी में चले जा रहे हो। सिस्टमेटिक तरीके से माइंड आपको ऑफिस से घर लेके जा रहा है, यानी आपको दिमाग चला रहा है। ओशो कहते हैं द माइंड इज़ अ ब्यूटीफुल सर्वेंट बट डेंजरस मास्टर। अगर दिमाग आपका नौकर है तो एक बहुत अच्छा नौकर है, अगर ये आपका मालिक है तो बहुत ही खतरनाक मालिक है। एक मैं दिल्ली की खबर पढ़ रहा था, एक लड़की ने सुसाइड किया, तो उसने अपने सुसाइड नोटिस में लिखा कि मेरे पति बहुत अच्छे हैं, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, हमारे पास पैसे की भी कमी नहीं है, हमारे पास सभी भौतिक सुख हैं, हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ, एवरीथिंग, लेकिन मेरा मन ही मेरा दुश्मन है, मेरा मन ही मेरे को हमेशा परेशान करता रहता है। और उसने सुसाइड कर दिया। उसके बाद एक मैंने खबर पढ़ी चंडीगढ़ की, वहाँ पे एक सरदार जी थे, बिजनेसमैन, उन पे उनकी कुल प्रॉपर्टी 20 करोड़ की थी और उन पे सिर्फ 6 या 7 करोड़ का कर्जा था। तो उस आदमी ने कर्जे से तंग आकर सुसाइड कर दिया। जिस आदमी की 20 करोड़ की प्रॉपर्टी हो और वो 7 करोड़ या 6 करोड़ के कर्जे से परेशान होकर अगर आत्महत्या करे, कितनी मूर्खता की बात है। तो अगर वो चाहता तो अपनी प्रॉपर्टी बेच के भी वो 6-7 करोड़ रुपया दे के भी फिर भी उस पर 13-14 करोड़ रुपया, वो फिर भी बहुत अमीर था। कहने का मकसद क्या है, हमारा जो दिमाग है वो हमारे साथ खेलता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जब अगर मैं आपको ये पूरा समझाऊं तो मैं इस पर बड़े लगातार वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें रोल प्ले कर रही हैं। हमारा समाज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसमें, हमारा परिवार, हमारे रिश्तेदार, ये बहुत ज़्यादा, हमारे आसपास, हमारे गांव के लोग, हमारे शहर के आस पड़ोस के लोग, इन चीज़ों में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। कैसे, मैं बस थोड़ा सा उदाहरण देके आपको बता देता हूँ। मान लो एक वो, जैसे उसी सरदार जी का ही एग्ज़ाम्पल ले लें कि उस पर 20 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, 6-7 करोड़ का कर्जा था। तो अगर वो चाहता तो 6-7 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच के कर्जा दे के भी वो 13-14 करोड़ रुपया उसके पास रहता, और 1 करोड़ भी अगर वो बैंक में रखता तो उसके घर का पूरा खर्चा मज़े से चलता।
और कर्जा भी उतर जाता। लेकिन वो क्यों नहीं बेच पाया होगा? क्या इतना वो मूर्ख था? क्या उसका इतना मूर्ख था वो कि वो उसको ये चीज़ दिमाग में नहीं आई होगी? बिल्कुल आई होगी। हमारा समाज क्या कर रहा है, वो जीने नहीं दे रहा दूसरे बंदे को। हम क्या कर रहे हैं कि हमारे समाज में एक बड़ी कठिन मतलब एक बहुत ही दुर्घटना घट रही है। और है कि हमारा जो समाज है वो क्या कर रहा है कि वो एक बहुत बड़ा इसमें रोल प्ले कर रहा है। उसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जैसे वो अगर बेचता तो उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके रिश्तेदार हर तरह से उसके पहले तो बेचने में टांग अड़ाते, उसको परेशान करते। उसके बाद क्या करता कि वो सभी लोग, अगर वो बेच भी देता, क्योंकि नाम उसके थी, वो आराम से बेच भी देता, तो पूरे ज़िंदगी उसको ताने बजते उससे कि तू तो बेच के खा गया, तू तो बेच के तूने तो सब मिट्टी में मिला दिया। हम क्या करते हैं कि जो मान लो अगर एक आदमी है वो पूरी ज़िंदगी काम करके 20 करोड़ रुपए की कोई प्रॉपर्टी बना रहा है, तो अगर वो 6-7 करोड़ की उसमें से बेच भी रहा है तो क्या हो गया? हमको ये चीज़ें हमारे समाज को समझने की ज़रूरत है कि जियो और जीने दो। क्योंकि हमारा समाज, क्योंकि हम भी शुरू से देखते आ रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपको भी ऐसा लगेगा कि मेरे को अभी शायद इतना समझ नहीं है इन चीज़ों की। तो ऐसा नहीं है, मैं इन चीज़ों से निकला हुआ हूँ, नंबर 1। नंबर 2, हमारा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा है एक आम लोगों से। क्योंकि हम रोज़ के, हमारे पास अगर आप ऑन एवरेज ये मान के चलो कि रोज़ के 10 लोग हमसे मिलते हैं प्रोफेशनल के हिसाब से, और 10 अगर हमसे मिलते हैं वैसे, तो एक तरह से 20 बंदे हम रोज़ 20 लोगों से अगर हम पूरे दिन में मिलते हैं, तो अगर आप पूरे 20 साल की कैलकुलेशन निकाल के देखो तो कम से कम 3 या 4 लाख लोगों से हम जीवन में बड़ी गहराई से अटैच हो चुके हैं, बड़ी गहराई से उनके जीवन को हम देख चुके हैं। तो जब भी कोई आता है तो हम पूरा एनालिसिस करते हैं उसका। ये नहीं कि कोई आया, जन्मपत्री दिखाई, पैसे लिए और छुट्टी। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे समाज में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इन चीज़ों को बढ़ावा दे रही हैं। मैंने एक आज ही पोस्ट पढ़ी थी सुशांत सिंह राजपूत के, उस पर भी किसी ने लिखा हुआ था कि एवरी सुसाइड पर्सन, मतलब हिंदी में बता देता हूँ, उसका मतलब ये था कि कोई भी जो सुसाइड करता है उसका कहीं ना कहीं कोई कातिल होता है जो नज़र नहीं आता। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बिल्कुल सच्ची बात है, क्योंकि हमने अपने आप को सौंप दिया है दूसरों के हाथों। तो चलो खैर छोड़ो, ये तो एक लंबी कहानी हो जाएगी। उनको तो हम कभी सुधार नहीं सकते, अपने अलावा हम दूसरों को नहीं सुधार सकते, लेकिन कम से कम हम खुद तो सुधर सकते हैं। तो मेरी विनती आप लोगों से है कि आप पूरे समाज को नहीं सुधार सकते तो कम से कम आप उनकी ज़्यादा सुनना बंद कर दीजिए। बिल्कुल सोच समझ के अपने से फैसले लीजिए, दूसरों की मत सुनिए। मेरे पास, मैं आपको देखो, मैं नाम नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देने के लिए मैं अपने खुद के केस स्टडीज़ आपको बताता हूँ। कल ही मेरे पास कोई लेडीज़ कुंडली दिखाने आई, तो वो कह रही है कि जो मेरा पति है वो मेरी इज्जत नहीं करता, रिस्पेक्ट नहीं करता। तो मैंने उसको कहा कि देखो, मैं ज्योतिषी हूँ, मैं आपको उपाय तो लिख देता हूँ, लेकिन आपको मेरे उपाय के साथ साथ मेरी एक बात बड़े ध्यान से मैंने उनको कहा कि आप समझिए। आप कहते हो मेरा पति मेरी इज्जत नहीं करता, मान लीजिए कल को पति आपकी इज्जत करना शुरू कर दे, तो फिर आपकी नई प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। फिर आप कहोगे कि बच्चे नहीं इज्जत करते, और कभी भगवान ने चाहा बच्चे भी इज्जत करने लग गए। फिर आप कहोगे कि सास नहीं मेरी इज्जत करती, सास भी इज्जत करने लगी तो शिकायत रहेगी पड़ोसी नहीं इज्जत करते। तो अगर हम इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा हम यही डिपेंड रहेंगे कि दूसरे मेरी इज्जत करें, दूसरे मुझे अच्छा कहें, दूसरे मुझे अच्छा समझें, तो फिर तो हम सुसाइड की तरफ ही जा रहे हैं। और अगर बाय द वे हम सुसाइड नहीं करते
तो फिर हम टेंशन, डिप्रेशन और बीमारियों की तरफ जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि दुनिया में सिर्फ सुसाइड ही हो रहे हैं? जो लोग शुगर से मर रहे हैं, बीपी से मर रहे हैं, हार्ट पेशेंट हैं, वो भी यही हैं। क्योंकि जो शुगर हो रहा है वो मीठा खाने से नहीं हो रहा, टेंशन से सबसे ज़्यादा शुगर होता है। इन्हीं तनावों के कारण, इन्हीं परेशानियों के कारण सबसे ज़्यादा हार्ट की दिक्कतें होती हैं, ब्रेन हेमरेज होती है। तो टेंशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है बीमारियों के अंदर भी। आप किसी भी डॉक्टर से पूछ लो, कोई भी डॉक्टर, आपको कोई भी बीमारी हो जाए तो डॉक्टर एक बात दवाई के साथ ज़रूर कहते हैं कि टेंशन मत लो। क्यों कहते हैं? क्योंकि सभी डॉक्टरों को पता है कि मेन कारण टेंशन है। तो इसीलिए कि ये चीज़ें हमें समझनी होंगी। और दूसरा क्या है कि जितनी भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अब जो टाइटल के बारे में, मैं टाइटल ऐसा क्यों रखा कि हमें कौन बचाएगा टेंशन से, डिप्रेशन से, तनाव से, हमें कौन बचाएगा? तो ये तो बाकी सब फ्रॉड हैं। मैं आपको बता दूं, किसी की बातों में मत आना। सिर्फ हिंदुइज़्म, सिर्फ तुम्हारा धर्म ही तुम्हें इससे बचा सकता है। आपको ध्यान बचाएगा, हिंदू धर्म का ध्यान, हिंदू धर्म का योग बचाएगा, हिंदू धर्म का प्राणायाम बचाएगा। हिंदू धर्म सामाजिक जीवन है, तो मैं भी कई बार नोटिस करता हूँ, लेकिन मैंने तो अपने आप को चेंज कर लिया, मैंने बदल लिया। बहुत टाइम पहले अपने आप को बदल लिया। ऐसा नहीं कि मुझे तनाव नहीं होता, टेंशन नहीं होती, लेकिन अब मुझे पता तो है, कम से कम मेरे पास तरीके तो हैं इससे बचने के, मेरे पास तरीके तो हैं इसको अपने लिए, अपने हिसाब से ढाल लेने के। तो अब मैं सुनता ही नहीं। पहले मैं बहुत सुनता था लोगों की, मेरे बारे में कोई क्या कह रहा है, क्या, कई साल पहले। अब मैंने छोड़ दिया, सुखी हूँ। क्योंकि जब तक आप सुनते रहोगे परेशान रहोगे। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो ऐसी ऐसी बातें आपको मिलती हैं जो आपके आसपास भी नहीं होती। आपने कोई काम नहीं किया और आपको पता चलता है कि वो कह रहा है कि इसने ये काम किया। मैं खुल के जीवन को जीता हूँ और मैं आपसे भी यही प्रार्थना करता हूँ कि खुल के जीवन को जियो। ये क्या है कि आप सारा दिन दब कौन से मेडल ले लेने हैं, किससे मेडल लेना है आपने? क्यों आप इतना दब के? मेरे को कई बंदे टोक देते हैं, मेरे कस्टमर भी टोक देते हैं, यार दोस्त कहते हैं। मैं टिकटॉक पे वीडियोस बनाता रहता हूँ तरह तरह की, तो वो कहते हैं क्या यार ये, मतलब तुम्हारी एक इज्जत है समाज में, एक रुतबा है, तुम ज्योतिषी हो, तुम पंडित हो, क्या करोगे? मर जाओ, क्या करोगे? इसका मतलब तो ये है कि अगर तुम ये इतनी टेंशन लेके क्या करना है? मर जाना है। कौन से मेडल लेने हैं हमने? हम जो काम कर रहे हैं, हम ज्योतिष कर रहे हैं, हम उसमें परफेक्ट हैं। मुझे अपनी ज्योतिष पे 101% पूर्ण विश्वास है कि मैं जो काम करूँगा परफेक्ट करूँगा। बस इतना काफ़ी है कि आप जो काम कर रहे हो उसमें परफेक्ट रहो। उसके लिए आपको इतना अडंबर करने की ज़रूरत नहीं है कि आप अडंबर करो कि यार ये मेरे को ये ना कह दे, ये ना कह दे कि तू पंडित है, तू टिकटॉक बना रहा है, तू पंडित है, तू कैसी कैसी फ़ोटो है। लोग कहते हैं मेरे को, ये नहीं कि मेरे को नहीं सुनना पड़ता, कहते हैं। कोई मेरे को, एक ने तो यहाँ तक कह दिया था, एक बार एक पंडित जी ने ही कह दिया मेरे को कि यार मेरा लड़का कह रहा था कि तू तो ये पंडित तो बहरूपिया है, बहुरूपिया है, कि ये तरह तरह के रूप बनाता है। कहने दो, उससे मैंने मेडल नहीं लेना जिसने मेरे को कहा कि ये पंडित बहरूपिया है, ना मुझे मेडल उस पंडित से लेना है जिसने मुझे कहा कि मेरा बेटा ऐसा कह रहा था। मुझे मेडल लेना है अपने आप से। मुझे ज़िंदा रहना है, मुझे खुश रहना है। तो खुद के बारे में सोचो, स्वार्थी हो जाओ। क्योंकि अगर आप इन सब की सुनोगे ना तो ये तुम्हें पागल करके छोड़ेंगे, और पागल ये कर रहे हैं। तो जिनको ये लगता है कि हम पागल नहीं हो रहे ना, अगर आपको कोई बड़ी बीमारी है, इसका मतलब आप पागल तो हो रहे हो, आप किसी और तरह से पागल हो रहे हो। पागल आप हो रहे हो, आप सीधा पागल नहीं हो रहे, सुसाइड नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, लेकिन पागल आप फिर भी हो रहे, क्योंकि वो तनाव आपको बड़ी बड़ी बीमारियां दे रहा है। इस तनाव से आप जितना बचोगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा। जितना आपने ये सामाजिक दायरे, अपने सीमाएं बना रखी हैं ना आसपास,
कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं टिकटॉक बनाऊँगा तो ये हो जाएगा, मैं फेसबुक पे फ़ोटो नहीं डाल सकता, मेरे को कैसी फ़ोटो डालनी चाहिए। एक फ़ोटो भी डालने के लिए हमें सोचना पड़ता है कि मेरे को कैसी फ़ोटो डालनी चाहिए फेसबुक पे, जिससे मेरी प्रतिष्ठा बढ़े, जिससे कोई ये ना कहे कि ये पंडित जी ने कैसी फ़ोटो डाल दी है। इतना सोच एक फ़ोटो डालने के लिए। मैं कई बार व्हाट्सएप पे देखता हूँ, एक बार तो मैंने टोक दिया था किसी अपने ख़ास को। व्हाट्सएप पे लिखते हैं, आज व्हाट्सएप पे हम अपनी फ़ोटो लगाएंगे, चैलेंज। ये चैलेंज है तुम्हारे। जब तक तुम ऐसे चैलेंजों में उलझे रहोगे ना, तब तक तुम परेशान रहोगे। ये चैलेंज है, अपनी ही व्हाट्सएप पे अपने ही स्टेटस में अपनी फ़ोटो लगाना एक चैलेंज है। कमाल है यार, क्या कैसी बातें कर रहे हो। अपनी फ़ोटो लगाना अपने ही व्हाट्सएप पे, ये कोई चैलेंज है? ये तो, इसके बारे में तो आपको कभी सोचना भी नहीं चाहिए। ये तो वैसे ही 5-10 फेंक देनी चाहिए रोज़ की। इससे क्या होगा? आप ये सोच रहे हो ना कि इससे क्या हो जाएगा 10 फ़ोटोएँ अगर हमने फेंक दी। तो कहने का मतलब ये है, टास्क नहीं है फ़ोटो लगाना, क्या बड़ा टास्क है। तो कहने का मतलब जब हम इतना अपने आप को खींच के जिएंगे, इतना अपने आप को सीमित करके जिएंगे कि हर चीज़ के लिए हमें सोचना पड़े, हमें हर चीज़ के लिए दूसरों के राय पे रहना पड़े, तो फिर हम परेशान तो रहेंगे। तो जितना जल्दी हो सके इन चीज़ों को समझना शुरू कीजिए और अपने आप को इन चीज़ों से बाहर निकालिए। फ्रीडम बहुत बड़ी चीज़ है। अपने आप को फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता आज़ादी, फ्रीडम। अंग्रेज़ों ने कुछ नहीं किया था। जब अंग्रेज़ आए ना, उन्होंने कुछ खास नहीं किया था हमारे साथ। शुरू में कोई अत्याचार नहीं किया था, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ़ क्रांतियाँ चलती रही। 1857 से शुरू हुई, 1947 में ख़त्म हुई। क्या मांग रहे थे हम? आज़ादी मांग रहे थे। फ्रीडम एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो अगर हम सोच रहे हैं हम आज़ाद हैं, हम फ्री हैं, लेकिन तुम सिर्फ अंग्रेज़ों से फ्री हो। लेकिन अगर तुम्हें चिंता है कि कोई रिश्तेदार मेरे बारे में क्या सोचेगा, मेरा बड़ा भाई मेरे बारे में क्या सोचेगा, मेरी भाभी मेरे बारे में क्या सोचेगी, मेरा ताऊ मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, तो तुम आज़ाद नहीं हो, फिर तुम गुलाम हो। तुम शरीर से तो आज़ाद हो गए हो, तुम मानसिक रूप से गुलाम हो। तो कहने का मतलब, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कोई ऐसी हरकत करूँगा जिससे मेरे काम को फ़र्क पड़े, तो तुम उस काम को पहले ही छोड़ दो। अपने मन को मार के जीना, अपने मन को नीचे करोगे, मारो के जियोगे, तो वो पहले ही आपको परेशान कर रहा है, और उसको और मारोगे तो वो आपकी ऐसी की तैसी कर देगा। तो अपने मन को विसर्जित करके जियो, और उसका पहला तरीका है कि आप खुल के जियो, होशपूर्ण जियो, साक्षी भाव से जियो। तो यही मेरी वीडियो में आज का ये संदेश है। 70-80 साल की मेहनत करके साइंस, 100 साल की मेहनत करके साइंस हमें इस किनारे पे ले आई है, इस तनाव में हमें झोंक दिया है, इन बीमारियों में, इन बम तोपों के अंदर हमें इन्होंने धकेल दिया है, बारूद के ढेर पे हमें बिठा दिया है, कि हमारे धर्म को ये ऐसा कर दिया है कि मैं अगर पंडित बन के आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मैं ज्योतिषी हूँ और आपसे कोई बात कर रहा हूँ, तो मान के चलो कि मेरी वीडियो के नीचे ऐसे गलत बातें बोलेंगे। इतने चिढ़ते हैं ये लोग हिंदू धर्म से, क्योंकि सच्चाई है हमारे धर्म के अंदर। अगर आप हिंदू धर्म की चीज़ों के ऊपर चलोगे तो आप बहुत सी चीज़ों से बचोगे। ये कोरोना सबसे बच जाओगे। आज भी कोरोना से वही प्राणायाम, वही आयुष्य काढ़ा, वही हल्दी वाला दूध, वही अदरक, वही लहसुन, वही सब कुछ बचा रहा है, वही योग बचा रहा है, वही ध्यान बचा रहा है। तो कहने का मतलब है, मेरी आपसे बार बार यही प्रार्थना है कि आप अपने धर्म को समझो, हिंदू धर्म को अपनाओ, ज्योतिष को समझो और अपने जीवन को सुखी बनाओ। ये कुछ नहीं करेंगे आपका। डॉक्टर क्या करते हैं, आप दिमाग के डॉक्टर पे चले जाओ, वो क्या कर रहे हैं, वो आपको 2 गोलियां दे देंगे।
और वो आप उन्हें खाई जानी है। उनके साइड इफ़ेक्ट पढ़ना कभी गूगल पे कि उन गोलियों के साइड इफ़ेक्ट क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने मन को समझो और अपने मन से ओवरकम करो। तो एक समझ विकसित करो। समझ का मतलब ये है कि आपके दिमाग में हर रोज़ 60,000 विचार आते हैं। आपने ये देखना है कि आपको उनके साक्षी बन जाना है। धीरे धीरे विचार आपके ख़त्म हो जाएंगे। और इसका मैं आपको एक बहुत अच्छा प्रयोग बताता हूँ, एक उदाहरण बताता हूँ। आप सड़क के किनारे खड़े हो जाया करो 10 मिनट के लिए, और जो भी ट्रैफिक आ रहा है जा रहा है उसको देखना शुरू करो। कोई बाइक वाला आ रहा है उसको देखो, जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक देखो, छोड़ दो। कोई गाड़ी आ रही है उसको देखो, जहाँ तक जा रही है छोड़ दो। कोई पुरुष आ रहा है, कोई मान लो ऐसी गाड़ी भी आएगी कि आप फंस जाओगे उसमें कि वाह क्या गाड़ी है यार, और आप वो चली भी जाएगी तो आपका दिमाग आपको ले जाएगा बहुत दूर। आपको फिर वापस आना है, फिर वहीं आ जाओ, फिर देखो। ऐसे ये प्रक्रिया कम से कम 40 दिन करो आप। उसके बाद फिर 40 दिन बाद 40 दिन आप अपने ऐसे ही, जैसे आप सड़क के किनारे खड़े होकर उस ट्रैफिक को देख रहे थे, ऐसे ही फिर अपने दिमाग के विचारों को देखना शुरू करो कि एक विचार आया और चला गया, दूसरा आया चला गया। इससे क्या होगा? क्योंकि जब ये कोई सुसाइड कर रहा है या जब कोई परेशान हो रहा है, जब कोई तनाव में जा रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, तो क्या हो रहा है कि उसके दिमाग में जो विचार आ रहे हैं वो उसको छोड़ नहीं पा रहा, और यही सबसे बड़ा खतरा हो जाता है। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे पहले सड़क पे उनको छोड़ने की, फिर उन विचारों को छोड़ने की, मतलब हमें ये समझना होगा कि 60,000 विचार आ रहे हैं, हमने सब पे रिएक्शन नहीं देनी, सब पे रिएक्ट नहीं करना। हमें सिर्फ उस विचार पे रिएक्ट करना है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, बाकियों को जाने दो। तो अगर आप हर विचार पे रिएक्ट करने की अपनी आदत छोड़ दोगे तो एक दिन ये जब कहेगा ना आपको कि चल सुसाइड कर ले, तो आप उसको, उस विचार को भी छोड़ सकते हो। अगर आप हर एक विचार पे, जो भी तनाव आ रहा है, जो भी विचार आ रहा है, जो भी टेंशन आ रही है, सब पे रिएक्ट करोगे तो एक दिन वही आज माइंड कह रहा है कि पड़ोसी मेरी इज्जत नहीं कर रहा, आप नाराज़ हो पड़ोसी से, आपको अच्छा नहीं लगता हो, आप सोचते हो कि उसको बता दूंगा, उसको दिखा दूंगा मैं कौन हूँ। अरे भाई हम खुद ही नहीं जानते हम कौन है, उसको क्या दिखाएगा तू? किसी जो पहले रोज़ नमस्कार करके निकल रहा था गली से कोई आदमी जानकार, आज उसने नमस्ते नहीं करी, पूरा दिन यही सोचने में निकल जाएगा कि ऐसी क्या बात होगी कि आज उसने नमस्ते नहीं करी। एक नया तनाव, पूरे दिन आप यही सोचते रहोगे कि आज उस बंदे ने नमस्ते क्यों नहीं करी। अरे भी नहीं देखा होगा, भूल गया होगा। कहने का मतलब है हमने अपने माइंड की हम इतनी सुन रहे हैं, अपने मन की हम इतनी सुन रहे हैं कि जब हम चाहते हैं कि उसका हर एक विचार पूरा हो, उसकी हर एक कामना पूरी हो, मन हमें नए नए टास्क देता रहता है और हम उसके ऊपर रिएक्ट करते रहते हैं। अपनी यह आदत आपको छोड़नी पड़ेगी। आपने उनको देखना है, बस होश रखना है। नंबर 1 होश, मैंने बताया था आपको पहले। नंबर 2 साक्षी, होश में रह के काम करो और विचारों के साक्षी हो जाओ। नंबर 3 है स्वीकार। स्वीकार क्या है? हमें इस जीवन में देखो 35-36 साल की उम्र मेरी भी हो गई है और आपकी उम्र भी काफ़ी होगी। तो हमें इस जीवन के अंदर देख लिया, समझ लिया, सारा कुछ आपके पास यूट्यूब है, आपके पास गूगल है, आपके पास सब कुछ है। एक बात आप अपने दिमाग में बिठा लो कि सारा कुछ हमारे हिसाब से नहीं चल रहा। बहुत कुछ है जो कुदरत अपने हिसाब से कर रही है। हमारा सांस भी अगर हमारे हिसाब से नहीं चल रहा, क्योंकि ऐसे तो जब हम सोते हैं तो सांस लेना भूल जाएंगे। तो यानी कहने का मतलब यह है कि ये चीज़ को आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि सारा कुछ हमारे हिसाब से नहीं चल रहा। बहुत सारा कुछ, मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा कुछ कुदरत अपने हिसाब से चला रही है। तो जब आप इस बात को स्वीकार कर लोगे
तो आपके आधे रोग खत्म हो गए, क्योंकि सारा कुछ हमारे हिसाब से नहीं चल सकता। तो इन चीज़ों को दोस्तों आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद है आपने होश रखा, साक्षी भाव और स्वीकार भाव। उसके बाद अपना ध्यान है, ध्यान कीजिए, खुश रहिए। जितना आप खुश रहोगे उतना ज़्यादा ये तनाव, ये चीज़ें कम हो जाएंगी। मन हमारा महाशंख है। एक कहानी है, एक फ़कीर आदमी को एक शंख दे जाता है। वो फ़कीर की बहुत सेवा करता है आदमी, तो वो शंख उस फ़कीर को दे जाता है। फ़कीर उसको शंख दे जाता है, तो वो कहता है जी मकान चाहिए, तो शंख में जादुई ताकतें होती हैं, मकान आ जाता है। वो कहता है कि गाड़ी चाहिए, तो गाड़ी आ जाती है। जो जो मांगता है वो सब पूरा हो जाता है। एक दिन एक दूसरा फ़कीर आता है, तो वो देखता है यार ये तो बड़ा कमाल का शंख है, तो वो सोचता है कि मैं किसी तरह इससे ये शंख हथिया लूँ। तो उसको एक दूसरा शंख दिखाता है, कहता है ये भी ऐसा ही जादुई शंख है। तो वो शंख को बोलता है कि एक मकान, तो शंख बोलता है दो क्यों नहीं। तो वो कहता है एक ज़मीन, वो कहता है दो जगह क्यों नहीं। कहने का मतलब जो जो वो चीज़ बोलता है तो वो पूछता है दो क्यों नहीं। तो आदमी बड़ा लालच में आ जाता है, जिसके पास वो शंख होता है, वो पुराने वाला शंख उसको दे देता है और नया शंख ले लेता है। तो बाद में जब फ़कीर चला जाता है तो उसको बोलता है एक मकान, वो कहता है दो क्यों नहीं। वो सिर्फ बोलता है, देता कुछ नहीं दूसरा। तो ये मन महाशंख है, वो उसी तरह का ये शंख है जो बोलता बहुत कुछ है, देता कुछ नहीं। तो आज 70-80 साल की मेहनत, 100 साल की मेहनत में हमें इन वामपंथियों ने, इन क्रांतिकारी विचारधारकों ने, इन साइंटिफिक विचारधारकों ने ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया है कि हम टेंशन में, डिप्रेशन में, हार्ट की प्रॉब्लम, शुगर, बड़ी तरह की समस्याएं और ये बड़ी बड़ी बीमारियां जो हमारी को इन्होंने घर बैठे पहुंचा दी हैं हमारे तक। तो आप इनसे बचो और अपने धर्म को की तरफ चलो, अध्यात्म की तरफ चलो, अपने धर्म के जो उन्होंने नियम बनाए थे उनकी तरफ चलो, तो आप बहुत ही सुखी रहोगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय माता।